नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन एवं हिंदी पेडागोजी के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पूरा जो हमारा वीडियो है आज का पूरे 90 अंक का है। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एवं इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। तो फ्रेंड्स, लैंगिक भेदभाव को अगर अपन को दूर करना है तो शिक्षा में हम कौन सा उपाय शामिल करें जिससे उस भेदभाव को हम दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कौन सा भेदभाव अपन कौन सा उपाय कर सकते हैं, तो वह है छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। तो फ्रेंड्स, अगर हम विद्यालय में जो है ऐसी शिक्षा का देंगे जिसमें छात्र छात्राओं को दोनों को समान अवसर मिलेंगे, समान प्रोत्साहन मिलेगा, तो उससे जो है लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए सबसे आवश्यक उपाय यह माना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन कि आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा। तो फ्रेंड्स, उसका बुद्धि का स्वरूप क्या होगा? अगर वह एक सृजनशील छात्र है तो फ्रेंड्स उसका जो बुद्धि का स्वरूप जो होगा वह औसत से अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर आएगा दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। तो फ्रेंड्स, पूर्व माध्यमिक बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जो है, चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कोई एक प्रक्रिया जो है कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप हो सकती है या कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। तो कौन सी प्रक्रिया है? तो फ्रेंड्स, वह जो प्रक्रिया है वह है मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। तो फ्रेंड्स, यह जो प्रक्रिया है यह पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। तो फ्रेंड्स, कौन से मानव वैज्ञानिक ने कि बच्चों की अंतः क्रिया को ही उनके विकास का मूल आधार माना है? तो कौन से वैज्ञानिक ने माना है? तो वह लेओ वाइगोत्स्की ने माना है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम कि आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपनी कक्षा में अपन को सभी बच्चों में जो है समाजीकरण जो प्रक्रिया है उसको तेज मतलब जल्दी कराना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसके लिए कौन सा कदम उठाएंगे? तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम उपरोक्त सभी कदम उठाएंगे। पहला तो है बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। दूसरा है बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे। तीसरा है बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, ये सभी करके जो है हम ये सभी कदम उठाएंगे जिससे बच्चों में जल्दी से जल्दी समाजीकरण की प्रक्रिया हो सके। तो ऑप्शन नंबर डी अपना पाँचवें का करेक्ट आंसर आएगा। छठवां क्वेश्चन कि आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है, उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स, अगर लंबाई बढ़ रही है तो इस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स, इस परिवर्तन को हम रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है यह कहेंगे, क्योंकि एक साल में उसका 6 इंच बढ़ गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? रजनी में वृद्धि जो है वह तेजी से हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन है किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, किसी बच्चे की जो है विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि माँ के गर्भ से ही जो है बच्चे की विकास की जो प्रक्रिया होती है वह प्रारंभ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। आठवां क्वेश्चन विकास की सबसे जटिल अवस्था है। तो फ्रेंड्स, विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी होती है? तो वह होती है किशोर अवस्था होती है, जिसमें आदमी इधर उधर भटक जाता है, उसका मन स्थिर नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, विकास की सबसे जटिल अवस्था किसे माना जाता है? किशोर अवस्था को माना जाता है। नौवां क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, असामाजिक व्यवहार को अपन को सुधारना है तो कौन सा कार्य अपन को नहीं करना चाहिए? इसमें नहीं करना पूछा कि दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि उसके साथ ना रहे। तो फ्रेंड्स, अगर उसमें असामाजिक व्यवहार को अपन को सुधारना है, अगर अपन उसको बोलेंगे कि दूसरे विद्यार्थियों को कहेंगे कि आप उसके साथ मत रहो, तो और भी वो डिप्रेशन में जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अपन को यह ना रहे, यह नहीं करना चाहिए। असामाजिक व्यवहार को सुधारना है तो अपन को यह नहीं करना चाहिए कि दूसरे विद्यार्थी से कहना है कि उसके साथ ना रहे, यह अपन को किसी भी विद्यार्थी को नहीं कहना है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो क्या करना चाहिए? विद्यार्थी से समस्या पर विचार करना चाहिए,
उसको उस परामर्शदाता के पास भेजना चाहिए, उसके परिवार के सदस्यों से बात करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है हम असामाजिक व्यवहार को सुधार कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपने को पूछा था कि नहीं करना है, सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो कार्य है वह नहीं करना है। तो 9वीं का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। 10वां क्वेश्चन है, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाता है। तो फ्रेंड्स उसमें कौन सा गुण विकसित हो जाता है, तो वह वैज्ञानिक अन्वेषक का जो है गुण है उसमें जो है विकसित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो फ्रेंड्स कौन सा जो अपना कथन है जो बच्चे के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध में नहीं है, तो वह कथन है ऑप्शन नंबर सी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना। यह क्या है, जो है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो कौन से हैं, तो वह सामाजिक अनुबंधन तथा संरचना की आवश्यकता, यह है संबंध दर्शा रहा है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, यह भी संबंध दर्शा रहा है। संगीत की आवश्यकता, यह भी जो है वह सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को संबंध में दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह संबंध नहीं है। 12वां क्वेश्चन कि अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक के संबंधित कारक नहीं है। तो फ्रेंड्स अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है, तो शिक्षक के संबंधित कारक कौन सा नहीं है वो देखना है। वह है अनुशासनहीनता, जो है शिक्षक से संबंधित कारक या अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक शिक्षक से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन, जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, यह स्थिति कहलाती है। तो फ्रेंड्स अगर हम अधिगम करने वाले हैं और अपने में ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, तो हम इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इस स्थिति को हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना 13 का करेक्ट आंसर आएगा। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरण एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स यह किसने कहा कि अधिगम जो है स्थापित करते हुए कहा कि अभिप्रेरणा से ही उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। तो यह फ्रेंड्स यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, तो वह स्किनर मनोवैज्ञानिक ने कहा। तो अपन को किस में क्लिक करना है, स्किनर मनोवैज्ञानिक में क्लिक करना है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15वां क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है, निम्न में से किसका कथन है। तो फ्रेंड्स सृजनात्मकता एक गुण है, आप सभी को पता है, जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो फ्रेंड्स यह कथन जो है वह डडेकर का है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर रहेगा। 16वां क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स अपने छात्र में, अपने जो कक्षा होता है उसमें एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है, उसका समाधान के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स उसके समाधान के लिए कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और उस वातावरण में ढल सके। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 17वां क्वेश्चन है कि एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होना चाहिए। तो फ्रेंड्स कोई आदर्श शिक्षक बनना चाहता है तो उसमें क्या गुण निहित होना चाहिए, तो फ्रेंड्स उसमें जो है वह कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी जो है वह ना करना चाहिए। तो यह एक आदर्श गुण के अंतर्गत आता है शिक्षक का। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन है कि पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है। तो फ्रेंड्स जो पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन का सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है। तो फ्रेंड्स अभी जो हमारे विद्यालय में जो मूल्यांकन होता है उसमें और सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्या है, तो फ्रेंड्स उसमें है क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है, इसलिए जो है हम बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चों का मूल्यांकन की योग्यता सभी योग्यताओं का मूल्यांकन जो है वह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का आकलन करते हैं। आप पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र में पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में तो हैं लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण हो सकता है, तो फ्रेंड्स इसका कारण क्या हो सकता है, तो फ्रेंड्स इसका जो कारण है वह व्यक्तिक विभिन्नता का कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा।
20वां क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स चिंतन की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है, तो वह है चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। तो यह जो है चिंतन की विशेषता जो है वह ऑप्शन नंबर सी नहीं है, क्योंकि किसी न किसी समस्या का होना जरूरी है तभी चिंतन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21वां क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव जो है वह किस आयु तक होता है। तो फ्रेंड्स वह जो है वह 7 वर्ष की आयु तक होता है। तो अपन को किस में क्लिक करना है, 7 वर्ष में क्लिक करना है। 22 क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से अपन को एक ऑप्शन देखना है जिसमें बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो वह आकलन जो होता है वह बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है। तो फ्रेंड्स जो आकलन होता है वह बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। प्रारंभिक रूप क्या होता है, रोना होता है, हाव भाव होता है, बलबलाना होता है। जो आकलन होता है वह प्रारंभिक रूप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 23वां क्वेश्चन है कि चयन प्रकार के सभी प्रश्न खालिस्तान प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। तो फ्रेंड्स चयन प्रकार के सभी प्रश्न जो किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन है यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण में से सामंजस्य करना सीख लिया हो तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र क्या है। तो फ्रेंड्स अगर कोई जो छात्र है जो वातावरण के से सामंजस्य करना सीख लिया, मतलब जो इन्वायरमेंट में गया उस इन्वायरमेंट में वह घुल मिल गया, तो अगर आप शिक्षक हो तो आपका विचार उस छात्र के प्रति क्या होगा। तो फ्रेंड्स उस छात्र के प्रति जो हमारा विचार जो होगा कि वह छात्र जो है वह बुद्धिमान है, यह विचार हमारा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25वां क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्न में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग जो है किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है, तो वह प्रगतिशील शिक्षा पद्धति के रूप में जो अंतर्गत में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना 25 का करेक्ट आंसर आएगा। 26 क्वेश्चन है कि सृजनशील बालक का गुण नहीं है। फ्रेंड्स सृजनशील बालक का गुण नहीं है वो देखना है। तो सृजनशील क्या होते हैं, विचारों में स्वतंत्रता होती है, किसी भी घटना को अधिक गंभीरता से लेना सृजनशील कहलाते हैं, नवीनता व जटिलता में अभिरुचि यह सृजनशील बालक के गुण है। नहीं है में दमन का अधिक से अधिक प्रयोग, तो यह जो है वह सृजनशील बालक का गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27वां क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। तो फ्रेंड्स बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत कौन सा नहीं है, कौन से हैं पहले देखते हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है, निर्माण का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है। तो अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत जो होता है यह बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 28वां क्वेश्चन है जो बालक खालिस्तान से ग्रस्त है वह पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करता है। तो फ्रेंड्स बालक जो होता है अगर वह डिसलेक्सिया से अगर वह ग्रस्त है तो वह पढ़ने में अक्षमता प्रदर्शन करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 29वां क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है। तो फ्रेंड्स वह किस अवस्था में करने लगता है, तो वह संवेदी प्रेरिक अवस्था में जो है वह करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30वां क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का कि कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है। तो फ्रेंड्स अगर कक्षा में हम प्रस्तावना प्रश्न पूछ रहे हैं तो वह शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है। तो फ्रेंड्स शिक्षण के वह ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम देखेंगे अब पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने लिए। तो फ्रेंड्स यह भी आप जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक होती है। तो फ्रेंड्स अपने पास 4 ऑप्शन है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कौन सी किरण जो है सबसे अधिक खतरनाक होती है, तो बोलती है अल्ट्रावायलेट सी, यूवी सी जो होती है किरणें वह सबसे अधिक हानिकारक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है
आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो फ्रेंड्स आर्सेनिक जो होती है द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स वह कहाँ पर होता है? तो वह पश्चिम बंगाल में होता है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण जो है वह पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो वह है हीलियम। हीलियम जो होती है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन। तो फ्रेंड्स ये जो होती है कार्बन फ्लोरोक्लोरोकार्बन, यह भी जो है जो आदि गैसें जो होती है वह ग्रीन हाउस गैस होती है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो हीलियम जो होती है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। चौथा क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स आप ध्वनि प्रदूषण किसके द्वारा मापा जाता है? तो वह डेसिमल इकाई के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो फ्रेंड्स कौन सा ईंधन जो है वह सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो वह जो होता है वह ईंधन होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो ईंधन होता है वह सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो फ्रेंड्स कौन सी गैस जो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वह कौन से गैस के कारण हुई थी? तो वह मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी उसका रिसाव हुआ था, जिसके कारण जो है वह भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर आएगा। आठवां क्वेश्चन है ग्रीन मफलर संबंधित है। तो फ्रेंड्स ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नौवां क्वेश्चन है भूमंडलीय तापन का कारण है। तो फ्रेंड्स भूमंडलीय तापन का कारण क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि जो है भूमंडलीय तापन का कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन है गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो फ्रेंड्स गंगा एक्शन प्लान का जो लाने का उद्देश्य था वह जल की गुणवत्ता में वृद्धि था। उसका उद्देश्य जो था किस सुधार हेतु था? तो वह जल की गुणवत्ता में वृद्धि सुझाव हेतु जो है गंगा एक्शन प्लान को लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है गैसीय अपशिष्ट है। तो फ्रेंड्स गैसीय अपशिष्ट कैसा होता है? तो फ्रेंड्स गैसीय अपशिष्ट जो है वो लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं को ही हम गैसीय अपशिष्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स संरक्षण या विनाश जो पुस्तक के लेखक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स वह थे सरला बहन को जो है संरक्षण व विनाश पुस्तक के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो फ्रेंड्स अगर कोई व्यक्ति है जो पर्यावरण को बचाया है या उसके अच्छा काम किया है पर्यावरण प्रति, तो हमारे भारत सरकार वन मंत्रालय द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो फ्रेंड्स उसे वृक्ष मित्र का पुरस्कार दिया जाता है। देने जाने वाला पुरस्कार जो है वृक्ष मित्र का पुरस्कार उसे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है। 14 क्वेश्चन रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स रेड डाटा जो होती है बुक होती है उसमें क्या क्या चीज़ सम्मिलित होती है? विलुप्त हो रहे जीव, सुभेग जीव, आपत्तिग्रस्त जीव। तो फ्रेंड्स इनमें से सभी चीज़ें जो है वह रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15 क्वेश्चन है अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो फ्रेंड्स अभ्यारण्य से संबंध किससे होता है? अभ्यारण्य में किया जाता है तो वन्य जीव का संरक्षण अभ्यारण्य में किया जाता है। यह अभ्यारण्य बनाकर जो है वन्य जीव का संरक्षण किया जाता है। तो उससे संबंध किससे संबंधित है? तो वह वन्य जीव संरक्षण से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 16वां क्वेश्चन है सुश्री मेघा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? तो फ्रेंड्स सुश्री जो मेघा पाटेकर थी उनका संबंध किससे है? तो वह पर्यावरण संरक्षण से है। तो अपन को याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है। तो संबंध किससे है? तो वह पर्यावरण संरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। 17वां क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन है पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए
IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। तो फ्रेंड्स कौन सी पुस्तक तैयार की थी IUCN ने? तो फ्रेंड्स उन्होंने जो है वह रेड डाटा बुक जो है उस पुस्तक को तैयार की थी संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ समर्पित है? तो फ्रेंड्स कौन सा असरकारी संघ जो है वह पूरी तरीके से वन्य जीव संरक्षण के लिए जो है समर्पित है? तो कौन सा संरक्षण है? तो वह है WWF फॉर नेचर भारत। जो यह जो है NGO जो है पूर्ण रूप से जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन है कि एक अध्यापक मेघा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्यों बोल रहा है उनके ऊपर? क्योंकि दोनों जो हैं, दोनों के आंदोलन जो हैं पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं, इसलिए जो है वह एक अध्यापक मेघा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बल दे रहा है, क्योंकि उनका जो सहयोग है वह दोनों पर्यावरणीय मुद्दे पर था। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21वां क्वेश्चन है, जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है। तो फ्रेंड जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है, तो किसका आरक्षण परीक्षण क्षेत्र है? तो वह आनुवांशिक विभिन्नता के आरक्षित परीक्षण का क्षेत्र है जीवमंडल। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन है, जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है? तो फ्रेंड्स जब ध्रुव जो है भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता जो है वह बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 23वां क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या होता है? तो वह है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंधन ही सामाजिक वानिकी की उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया? तो फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो चिपको आंदोलन गौरा देवी द्वारा जो प्रारंभ किया गया था वह किस गांव से प्रारंभ किया गया था? तो वह रैणी गांव से प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए अपना जो है करेक्ट आंसर आएगा। फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेस पुरस्कार दिया गया? तो फ्रेंड्स किस कार्य के लिए दिया गया था? तो उसे जल संरक्षण कार्य के लिए जो है वह तरुण भारत संघ के जो है राजेंद्र सिंह को जो है पुरस्कार दिया गया था। तो किसके लिए दिया गया था? तो वह जल संरक्षण के लिए दिया गया था। 26 क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? तो कौन से को माना जाता है? तो वह हिमालय को जो है वह 3 जो भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट है उसमें से एक जो है हिमालय को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? तो फ्रेंड्स नम क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो वह है राजमंद झील जो है वह रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 28 क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है? तो फ्रेंड्स रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट से संबंधित संगठन जो है वह IUCN है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 29 क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो वह कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है। 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो फ्रेंड्स कौन सी रणनीति जैव विविधता के संबंधित में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो वह है जैव मंडल रिजर्व जो नीति है वह जैव विविधता के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण नीति है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। अब देखेंगे हम हिंदी पेडागोजी के टॉप 30 क्वेश्चन। फ्रेंड्स हिंदी पेडागोजी का पहला क्वेश्चन है कि किस तरह के लेखन को आकलन में शामिल करना उचित है? तो फ्रेंड्स किस तरह के लेखन को हम आकलन में शामिल करना उचित होता है? तो वह उपरोक्त सभी प्रकार के लेख। पहला है सूचना, संदेश, डायरी, विज्ञापन। तो फ्रेंड्स उपरोक्त सभी प्रकार के जो लेखन होते हैं उनको आकलन में शामिल करना उचित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन किया जाना चाहिए था। फ्रेंड्स किस प्रकार से किया जाना चाहिए? तो वह संदर्भयुक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी की अगर समझ का आकलन करना है तो अपन को उसके संदर्भयुक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि भाषा में आकलन का प्रयोग मुख्यतः खालिस्तान के लिए होना चाहिए। तो फ्रेंड्स भाषा में जो आकलन का प्रयोग जो मुख्यतः है वह बच्चों के भाषा प्रयोग की क्षमता के लिए जो है वह होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना करेक्ट आंसर आएगा।
चौथा क्वेश्चन है कि रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है। तो फ्रेंड्स रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स वह होता है कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। यह जो होता है यह रचनात्मक आकलन का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन है एक भाषा शिक्षक के रूप में पाठ पढ़ने के उपरांत आप निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो फ्रेंड्स एक भाषा जो होती है शिक्षक के रूप में अगर पाठ पढ़ने के उपरांत आप निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो फ्रेंड्स किस प्रकार के? तो वह है गांधी जी के जीवन व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है और क्यों? तो फ्रेंड्स इस प्रकार के जो प्रश्नों को हम शिक्षक के पाठ पढ़ाने के बाद जो है महत्व देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठवां क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। तो फ्रेंड्स सर्वाधिक उचित तरीका सतत आकलन का कौन सा हो सकता है? तो फ्रेंड्स वह है बच्चों को अपने अनुभव को कहने लिखने में पर्याप्त अवसर देना। तो फ्रेंड्स यह जो है यह सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन है भाषा प्रभाव तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है। तो फ्रेंड्स भाषा प्रभाव तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन अगर करना है तो सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा हो सकता है? तो है मौखिक वार्तालाप। मौखिक वार्तालाप करके हम भाषा प्रभाव तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका मौखिक वार्तालाप को माना जा सकता है, यह तरीका है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। आठवां क्वेश्चन है बच्चों की भाषाई क्षमता को क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है। तो फ्रेंड्स बच्चों की भाषाई क्षमता को क्रमिक प्रगति को के बारे में अगर अपन को बताना है तो क्या मदद करता है? सर्वाधिक मदद क्या करता है? तो वह पोर्टफोलियो जो है वह सर्वाधिक मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। नौवां क्वेश्चन है भाषा में सतत आकलन का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स भाषा में सतत आकलन का उद्देश्य क्या होता है? तो यह जानना कि भाषा सीखने में बच्चों को किस मदद की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स यह जो है वह भाषा में सतत आकलन का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना जो है वह करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? तो फ्रेंड्स हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र अगर अपने पास है तो किस सवाल को सबसे बेहतर मानेंगे हम? पहला है संज्ञा की परिभाषा बताइए, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था, चौथा है बाबा भारती क्यों उदास थे, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। तो फ्रेंड्स अगर हम हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल करेक्ट जो है सवाल को हम मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी है। तो फ्रेंड्स अगर प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो भाषा का आकलन अपन को करना है तो क्या जो है सबसे कम उपयोगी होता है? तो वह पाठ के अंत में दिए गए सवालों के जवाब लिखना। तो फ्रेंड्स यह जो है अगर अपन को भाषा बढ़ाना है उनका आकलन करना है तो वो सवाल के जवाब अगर अपन को पूछ रहे हैं तो वह जो है सबसे कम उपयोगी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चे के बारे में यह बताता है कि। तो फ्रेंड्स पोर्टफोलियो क्या बताता है? क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है, यह जो है वह पोर्टफोलियो जो है बच्चों के हिंदी भाषा का आकलन करते समय यह बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका हो सकता है। तो फ्रेंड्स सर्वाधिक उचित तरीका क्या हो सकता है मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए? तो ये सभी जो तरीके हैं यह उचित तरीका हो सकता है। पहला तो है प्रश्न पूछना हो सकता है, प्रतिक्रिया व्यक्त करना होता है, परिचर्चा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14वां क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार परक पक्ष पर बल देने का आशय क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आशय क्या होता है? प्रकार परक पक्ष पर बल देने का आशय क्या हो सकता है? तो वह हो सकता है भाषा प्रयोग पर बल देना। प्रकार परक पक्ष पर बल देने का आशय यह होता है कि भाषा प्रयोग पर बल देना। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15वां क्वेश्चन है पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स पोर्टफोलियो के संबंध में इसमें बच्चों की क्रमिक प्रगति के बारे में पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 16वां क्वेश्चन है हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधित क्षमताओं के विकास में मदद करना मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा।
17वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधित रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स अगर हमको प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता का संबंधित रिकॉर्ड तैयार करना है तो कौन सा जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है, तो वह जो कार्य होता है वह रिपोर्टिंग करना, यह जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। 18वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगर अपन को प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ने की क्षमता का आकलन करना है तो सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी होती है, तो वह है अक्षर जोड़कर पढ़ना, जो है वह सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि, तो फ्रेंड्स सतत आकलन का उद्देश्य क्या जानना होता है, तो फ्रेंड्स बच्चों ने कितना सीखा, यह जो है सतत आकलन का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स हमारा 20वां क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। तो फ्रेंड्स उच्च प्राथमिक मतलब अपने जो उच्च कक्षा होते हैं उनमें हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न का सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, तो वह लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं। इस कथन पर आपने विचार व्यक्त कीजिए। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न को हम महत्वपूर्ण समझते हैं। अगर हमको हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखना है तो इस प्रकार के प्रश्न को हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21 क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन में सबसे अधिक कारगर है। तो फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर के बच्चों पहली से 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं उनका अगर अपन को भाषाई क्षमताओं के आकलन करना है तो सबसे अधिक कारगर तरीका हो सकता है, तो वह है पोर्टफोलियो है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22 क्वेश्चन है कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स अगर कक्षा 8 के बच्चों का अपन को सतत आकलन करना है तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, तो फ्रेंड्स सबसे अधिक महत्वपूर्ण फ्रेंड्स कक्षा 8 के अगर बच्चों को अपन को सतत आकलन करना है तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, तो वह होता है भाषा प्रयोग की क्षमता, जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 23 क्वेश्चन की भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा बाधक तत्व भाषा सीखने में भाषा में आकलन जो है सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24 क्वेश्चन है पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो क्या है, तो बच्चों की क्रमिक प्रगति की जानकारी देता है। क्या देता है, तो वह पोर्टफोलियो देता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25 क्वेश्चन है कि 8वीं कक्षा में बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किससे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं। तो फ्रेंड्स किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानेंगे, तो है साहित्यिक समारोह का आयोजन करना, इसे हम भाषा आकलन के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26 क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया। तो फ्रेंड्स कब जोर दिया गया, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी जोर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27 क्वेश्चन है कि शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। तो फ्रेंड्स कितने प्रकार के उद्देश्य होते हैं, तो फ्रेंड्स इसके जो उद्देश्य होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। 28 क्वेश्चन है मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है, तो वह इन तीनों से पूर्ति परीक्षा, सत्यता परीक्षा, बहुविकल्पी परीक्षा, इन तीनों परीक्षाओं के द्वारा जो है वह मौन वाचन मूल्यांकन का प्रयोग परीक्षा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 29 क्वेश्चन है प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स ब्लूप्रिंट को तैयार करना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है प्रश्न पत्र निर्माण में। 30 क्वेश्चन है शैक्षिक प्रक्रिया के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे। तो फ्रेंड्स बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चे के सिर मढ़ना है। तो फ्रेंड्स यह कथन को जो है हम सहमति प्रकट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 90 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यह आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।